वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 37th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। हम यहाँ पे पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे गियर ट्रेन्स के बारे में और पिछले लेक्चर में हमने सिंपल गियर ट्रेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके स्पीड रेशियो, ट्रेन वैल्यूज के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, कंपाउंड गियर ट्रेन मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल गियर ट्रेन में मैंने आपको हिंट दिया था, बताया था कि सिंपल गियर ट्रेन में जितने भी शाफ्ट होंगे, हर एक शाफ्ट पे सिर्फ एक गियर माउंट होगा, एक से ज्यादा नहीं। और कंपाउंड गियर ट्रेन में मैंने आपको बताया था कि पहले वाले शाफ्ट और आखिरी वाले शाफ्ट, इन दोनों को छोड़कर बीच के जितने भी इंटरमीडिएट शाफ्ट हैं, अगर उस पर एक से ज्यादा या दो गियर माउंटेड हैं, किसी भी इंटरमीडिएट शाफ्ट पर दो गियर, चाहे 2 पर या 3 पर या 4 पर, जो हमने 5 गियर पढ़े थे, तो गियर नंबर 1 और गियर नंबर 5 को छोड़कर जो गियर नंबर 2, गियर नंबर 3 और गियर नंबर 4 हैं, अगर ये एक से ज्यादा हुए, ठीक है, तो किसी भी शाफ्ट पर अगर एक से ज्यादा या 2 गियर माउंट हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो बन जाएगा हमारा कंपाउंड गियर। ठीक है, जो शाफ्ट नंबर 2, शाफ्ट नंबर 3 और शाफ्ट नंबर 4 है, अगर इनमें से किसी पर भी या सभी पर, किसी एक पर या किसी 2 पर या किसी 3 पर भी एक से ज्यादा गियर माउंट हुए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा कंपाउंड गियर बन जाएगा। क्लियर है बात? So when a series of gears are connected in such a way that 2 or more gears are rotate about an axis with the same angular velocity, it is known as compound gear। देखिए क्या रहा है ना, 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more gears, मतलब कह रहा है कि लेट्स से यहां पर ये हमने 3 शाफ्ट लिए इस तरीके से। ठीक है, ये शाफ्ट नंबर 1, ये शाफ्ट नंबर 2 और ये शाफ्ट नंबर 3, और इन पर क्या है, गियर माउंटेड है। ठीक है, यहां पे ये 3 गियर है, ये 3 शाफ्ट है इस तरीके से। शाफ्ट नंबर 1 पर एक गियर माउंटेड है, शाफ्ट नंबर 2 पर एक गियर माउंटेड है, शाफ्ट नंबर 3 पर एक गियर माउंटेड है। शाफ्ट नंबर 1 रोटेट करेगा तो इस पर लगा हुआ गियर भी रोटेट करेगा, इस पर लगा हुआ गियर शाफ्ट नंबर 2 पर लगे हुए गियर को रोटेट करेगा, जिसकी वजह से शाफ्ट नंबर 2 भी रोटेट करेगा, और शाफ्ट नंबर 2 पर लगा गियर शाफ्ट नंबर 3 पर लगे गियर को रोटेट करेगा। तो ये हो गया मैकेनिज्म। लेकिन अगर पहले और तीसरे को छोड़कर जो दूसरे नंबर का शाफ्ट है, इस पर अगर 2 या 2 से ज्यादा गियर लगे हों, मतलब एक गियर आगे, एक गियर इसी शाफ्ट पे, एक गियर पीछे, इसी ब्लैक वाले स्केच पर, ब्लैक वाला जो स्केच है, मान लीजिए आगे एक गियर माउंटेड है और इसी शाफ्ट पर एक गियर पीछे माउंटेड है, तो इस शाफ्ट पर 2 गियर माउंटेड हो गए। तो जब किसी भी शाफ्ट पर पहले और आखिरी को छोड़कर किसी भी शाफ्ट पर 2 या 2 से ज्यादा गियर माउंटेड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन। नाउ देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि ये हो गया गियर नंबर 1, और गियर नंबर 1 रोटेट कर रहा है किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। गियर नंबर 1 रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। अब गियर नंबर 1 रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके साथ जो कनेक्टेड शाफ्ट है, यहां पर जो शाफ्ट की एक्सिस है कुछ इस तरीके से पास कर रही होगी ऐसे। इस पर आपको कितने गियर दिखाई दे रहे हैं? इस पर आपको 2 गियर दिखाई दे रहे हैं। इसी शाफ्ट पर आपको 2 गियर दिखाई दे रहे हैं, एक तो गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 लगे हुए हैं, दिखाई दे रहा है। गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 लगे हुए हैं। तो गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 जिस डायरेक्शन में शाफ्ट रोटेट करेगी, अगर दोनों गियर उसी पर माउंटेड हैं, उसी पर लगे हैं, तो दोनों गियर उसी डायरेक्शन में ही रोटेट करेंगे। तो देखिए, गियर नंबर 2 भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और गियर नंबर 3 भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए, ये कुछ अरेंजमेंट इस तरीके का है, समझिएगा इस बात को। देखिए, ये है गियर नंबर 2, ये गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2 आपस में यहां पे माउंट कर रहे हैं। बात को समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे है गियर नंबर 1 इस तरीके से, इसके साथ यहां पर गियर नंबर 2 माउंट है, रोटेट कर रहा है, और इसी शाफ्ट पर पीछे की तरफ
इसी शाफ्ट पर इस फिंगर के पीछे यहां पर माउंटेड है गियर नंबर 3। इसी शाफ्ट पर जहां पर गियर नंबर 2 माउंटेड है, उसी शाफ्ट पर पीछे की तरफ है माउंटेड है गियर नंबर 3। और वो गियर नंबर 3 देखिए, ये गियर नंबर 3 किसके साथ रोटेट कर रहा है? ये मैश कर रहा है गियर नंबर 4 के साथ। दिखाई दे रहा है? ये गियर नंबर 3 मैश कर रहा है गियर नंबर 4 के साथ। मतलब यहां पर अब देखिए एक और पिक्चर में आ गया। मतलब आपको यह चीज समझ में आ गया कि जो ग्रीन कलर वाला स्केज है उस पर 2 गियर माउंटेड हैं। कौन कौन से? एक तो गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3। अब गियर नंबर 2 यहां पर माउंटेड है, गियर नंबर 3 पीछे है, और पीछे वाला जो गियर नंबर 3 है वो किसके साथ मैश कर रहा है? गियर नंबर 4 के साथ। मतलब जो रेड वाला स्केज मैंने लिया है उसके पीछे की तरफ है गियर नंबर 4, और उसी शाफ्ट पर आगे की तरफ माउंटेड है गियर नंबर 5 भी। और गियर नंबर 5 आगे यहां पे एक और शाफ्ट है जिस पर लगा हुआ है गियर नंबर 6। तो क्या बोलता है कंपाउंड गियर ट्रेन? अगर हम पहले और आखिरी को छोड़ दें तो पहले और आखिरी शाफ्ट को छोड़कर जो इंटरमीडिएट शाफ्ट बचे, अगर उस पर 2 या 2 से ज्यादा गियर माउंटेड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो देखिए जो इंटरमीडिएट शाफ्ट हुआ, यहां पे जो शाफ्ट जा रही है और यहां से जो शाफ्ट जा रही है उस पर क्या 2 गियर माउंटेड है? हाँ, इस वाले शाफ्ट पर गियर नंबर 2 और 3 माउंटेड है, और इस वाले शाफ्ट पे गियर नंबर 4 और 5। क्लियर बात? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कंपाउंड गियर ट्रेन। क्या ये बात क्लियर है? ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड गियर। क्लियर बात? अब आगे देखिए, इसी में बहुत ध्यान से समझिएगा कंपाउंड को अच्छे से। अब देखिए यहां पे कौन कौन से गियर आपस में मैश कर रहे हैं ये बताइए। यहां पे 1 किसके साथ मैश कर रहा है? 1 मैश कर रहा है गियर नंबर 2 के साथ। देखिए 1 मैश कर रहा है गियर नंबर 2 के साथ। गियर नंबर गियर नंबर 3 तो उस पर पीछे की तरफ लगा है ना। मैशिंग किसके साथ कर रहा है? गियर नंबर 1 कर रहा है 2 के साथ। मतलब हम बोलेंगे यहां पे कि M1 बराबर M2, जैसा हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, गियर नंबर 3 किसके साथ मैश कर रहा है? यहां देखिए किसके साथ कांटेक्ट में है? गियर नंबर 3 और 4 कांटेक्ट में है। मतलब हम बोलेंगे कि M3 इज इक्वल टू M4। हमने यही तो पढ़ा था कि जो 2 गियर मैश करते हैं उनके मॉड्यूल आपस में बराबर होते हैं। तो 3 और 4 मैश कर रहे हैं। यहां कौन मैशिंग में है? गियर नंबर 5 मैश में है और गियर नंबर 6 मैश में है। मतलब M5 इज इक्वल टू M6। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहां पे मैंने M1 को M3 के बराबर नहीं बोला है, क्योंकि 1 तो किसके साथ मैश कर रहा है? 1 तो मैश कर रहा है किसके साथ? 2 के साथ। 1 3 के साथ मैश नहीं कर रहा है। हाँ, 2 और 3 एक ही शाफ्ट पे लगे हैं। पॉइंट समझिएगा, मैंने क्या कहा कि गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 एक ही शाफ्ट पे लगे हैं। तो शाफ्ट जिस स्पीड से रोटेट करेगा दोनों गियर भी तो उसी स्पीड से रोटेट करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि N2 बराबर N3, कि गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 की स्पीड आपस में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट पे माउंटेड हैं। इन द सेम मैनर क्या गियर नंबर 4 और गियर नंबर 5 भी एक ही शाफ्ट पे माउंटेड हैं? बिल्कुल है। तो ये वाली शाफ्ट जिस स्पीड से रोटेट करेगी, क्या गियर नंबर 4 और गियर नंबर 5 भी उसी स्पीड से रोटेट करेंगे? बिल्कुल। तो यहां पे हम बोलेंगे कि N4 इज इक्वल टू N5। क्या ये बात क्लियर हुई कि N4 और N5 आपस में बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, तो इसी चीजों को इन्होंने आगे यहां पे लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने आपको जो NT बराबर कांस्टेंट वाला रिलेशन पढ़ाया था कि जो NT बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं, किसके लिए लिख सकते हैं? जो 2 गियर आपस में कांटेक्ट में होंगे, मतलब जो सिंपल गियर ट्रेन फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 और 2 आपस में कांटेक्ट में है। मतलब यहां पे मैं लिखूंगा कि N1 T1 बराबर N2 T2, यही तो लिखूंगा। क्या ये मैं 1 और 3 के लिए लगा सकता हूं? नहीं, क्योंकि 1 और 3 सिंपल गियर ट्रेन नहीं फॉर्म कर रहे हैं, वो कंपाउंड गियर ट्रेन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए कौन कौन मैश में है। क्या यहां पे 3 और 4 मैश में है आपस में? हाँ बिल्कुल। तो यहां पे हम लिखेंगे कि N3 T3 बराबर N4 और
T4, बिल्कुल ठीक। क्या यहां पे 5 और 6 मैश में है? बिल्कुल मैश में है। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं कि N5 इज इक्वल टू N6, सॉरी N5T5, यहां पे हम लिख सकते हैं कि N5T5 बराबर N6T6। क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? N1T1 बराबर N2T2, हमने ये N1T1 बराबर N3T3 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये चीज उन्हीं के लिए लागू होगी जो सिंपल गियर ट्रेन फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने सिंपल गियर ट्रेन में पढ़ा था। तो यहां पे 1 और 3 को कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं ना, सिंपल कहां फॉर्म कर रहे हैं? सिंपल तो 1 और 2 कर रहा है, क्योंकि ये आपस में मैश कर रहा है, दिखाई दे रहा है? ऐसे ही 3 और 4 आपस में मैश कर रहे हैं, वैसे ही 5 और 6 आपस में मैश कर रहे हैं। हम ये बोल सकते हैं कि दूसरे नंबर के गियर और तीसरे नंबर के गियर की स्पीड बराबर होगी। इन द सेम मैनर यहां पे हम बोल सकते हैं कि चौथे नंबर के गियर और 5वें नंबर के गियर की स्पीड आपस में बराबर होगी। क्लियर? तो इन्हीं चीजों को देखिए यहां पे, जैसे N1 यहां से हमने लिखा था दैट N1T1 बराबर N2T2, तो यहां से N2/N1 कितना आ जाएगा? यहां से देखिए N2/N1 आ जाएगा T1/T2। वैसे ही N4/T4, N4/N3 कितना हो जाएगा? T3/T4। ऐसे ही N5T5 बराबर N6T6, ये हमने पढ़ा है। तो यहां से N6 डिवाइडेड बाई N5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी T5 डिवाइडेड बाई T6। क्लियर है? और ये हम जानते ही हैं कि N2 बराबर N3 और देखिए N4 बराबर N5, क्योंकि दोनों गियर एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है। तो देखिए यहां पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं? ट्रेन वैल्यू। तो हमें पता है ट्रेन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ट्रेन वैल्यू हम निकालते हैं सबसे आखिरी वाले की स्पीड डिवाइडेड बाई सबसे पहले वाले की स्पीड। तो N6 डिवाइडेड बाई N1, ऐसे ही तो लिखेंगे। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? या ट्रेन वैल्यू की वैल्यू ऐसे ही तो निकालते हैं, N6 डिवाइडेड बाई N1, सबसे आखिरी वाले की स्पीड बटे में सबसे पहले वाले की स्पीड, जब हम सिंपल गियर ट्रेन पढ़ रहे थे। तो आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया कि N6 डिवाइडेड बाई N1 हो गया, लेकिन ये T1 T3 T5 डिवाइडेड बाई ये कैसे हो गया? देखिए दिखाता हूं कैसे हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको मैं हटा देता हूं ताकि अब मैं इस चीज को समझा पाऊं ना। इसको देखिएगा, इस N6 डिवाइडेड बाई N1 को देखिएगा। यहां पर N6 डिवाइडेड बाई N1, N6 डिवाइडेड बाई N1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, N6 डिवाइडेड बाई N5 मल्टीप्लाई बाई N5 डिवाइडेड बाई N4 मल्टीप्लाई बाई N4 डिवाइडेड बाई N3 मल्टीप्लाई बाई N3 डिवाइडेड बाई N2 और मल्टीप्लाई बाई N2 डिवाइडेड बाई N1। क्या ऐसे लिख सकते हैं? अरे यार वही तो आएगा अल्टीमेटली, N6 बाई N1 ही आएगा, क्योंकि N5 से N5 कटेगा, N4 से N4 कटेगा, N3 से N3 कटेगा, N2 से N2 कटेगा, तो लास्ट में बचेगा N6 बाई N1 ही। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से इस N6 डिवाइडेड बाई N5 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? क्या N6 डिवाइडेड बाई N5 की जगह मैं T5 बाई T6 लिख सकता हूं? बताइए, क्या T5 बाई T6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख दीजिए यहां पे T5 बाई T6 लिख दिया। नाउ N5 बाई N4 की जगह क्या लिख सकते हैं? N5 और N4, क्या N4 और N5 दोनों बराबर है? बराबर है, उड़ा दीजिए, दोनों कैंसिल आउट हो गए। N4 बाई N3 की जगह क्या लिख सकते हैं? ये देखिए N4 बाई N3 की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या यहां पे हम T3 डिवाइडेड बाई T4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वापस से देखिए, क्या N2 और N3 आपस में बराबर है? क्या N2 N3 आपस में बराबर है? दोनों को उड़ा दीजिए। अब क्या बचा? N2 बाई N1, और N2 बाई N1 की जगह क्या आ जाएगा? T1 डिवाइडेड बाई T2। क्या यही चीज निकल के आ गई? देखिए इसको अगर सही मैनर में लिखेंगे, इसको अगर मैं सही मैनर में लिख दूं तो क्या लिखेंगे? T1 T3 T5 डिवाइडेड बाई T2 T4 और T6, यही तो आया। इसका मतलब कंपाउंड गियर ट्रेन के लिए जो ट्रेन वैल्यू की वैल्यू आती है ये आती है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे?
प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइविंग गियर्स। कैसे? देखिए, जब हम सिंपल गियर ट्रेन के लिए पढ़ रहे थे तो वहां पे सिर्फ कितना आ रहा था, वहां पे सिर्फ T5/T6 आ रहा था, याद है आपको? वहां पे सिर्फ T5/T1 आ रहा था, सॉरी। अगर हम यहां पे इसको पढ़ते किसके, सिंपल गियर ट्रेन के लिए, तो सिंपल गियर ट्रेन के लिए क्या आता, ये T1/T6 आ जाता। N6/N1 को क्या हम T1/T6 नहीं लिख सकते थे अगर ये सिंपल गियर ट्रेन होता तो? लेकिन ये सिंपल गियर ट्रेन नहीं है, ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड के लिए फॉर्मूला चेंज हो गया। ठीक है, कंपाउंड गियर ट्रेन के लिए फॉर्मूला चेंज हो गया और कितना आ गया, ये आ गया आपके सामने। अब ये क्या है, T1, जरा T1 को देखिए क्या है। T1 क्या है, ड्राइविंग गियर है कि ड्रिवन गियर है? ड्राइविंग हुआ ना, चलाने वाला, ड्राइविंग। तो T1 साथ में क्या है, T3। अब देखिए यहां पे कि 1 किसको चला रहा है, 1 चला रहा है 2 को, ठीक है, और 2 घूम रहा है, तो 2 घूमने की वजह से 3 भी घूम रहा है, क्योंकि 3 भी उसी शाफ्ट पे लगा हुआ है। गियर नंबर 2 और 3 एक ही शाफ्ट पे लगे हैं। उसके बाद 3 किसको चला रहा है, 3 चला रहा है 4 को, 3 चला रहा है गियर नंबर 4 को, तो 3 भी कैसा हो गया मेरा, 3 भी हो गया ड्राइविंग गियर। उसके बाद 4 चला, 3 चला रहा है, किसको चला रहा है, 4 को, फिर 4 घूमा, 4 घूमा तो शाफ्ट भी घूमेगी, और उसी शाफ्ट पे कौन लगा हुआ है, गियर नंबर 5, तो गियर नंबर 5 भी घूमेगा, और फिर 5 किसको चला रहा है, 6 को चला रहा है। मतलब 1, 3 और 5, जो गियर नंबर 1, 3, 5 है, ये चलाने वाले गियर है, और गियर नंबर 2, 4 और 6 ये चलने वाले गियर है। ये चीज क्लियर हुई, ये चलाने वाले गियर हैं, चलाने वाले को हम ड्राइविंग बोलते हैं, ठीक है, और गियर नंबर 2, 4, 6 ये क्या है, ये चलने वाले हैं, और चलने वाले को हम ड्रिवन गियर बोलते हैं। तो देखिए यहां पे क्या रिलेशन आया है, T2, यहां पे क्या आया है, T1, T3, T5 डिवाइडेड बाई T2, T4, T6। मतलब ये क्या है, ये ड्राइविंग गियर है, मतलब चलाने वाले गियर के नंबर ऑफ टीथ का प्रोडक्ट बटे में चलने वाले गियर टीथ के नंबर का प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां पे जो हमने ट्रेन वैल्यू निकाली है वो T1, T3, T5 आई है, मतलब जो गियर चला रहे हैं, जो ड्राइविंग गियर हैं, उस पर कितने नंबर ऑफ टीथ है, सबका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बटे में जो गियर चल रहे हैं, जो ड्रिवन गियर हैं, उनके नंबर ऑफ टीथ का प्रोडक्ट। और स्पीड रेशियो निकालना तो बहुत आसान है, कैसे, ट्रेन वैल्यू को पलट दीजिए। तो इसको अगर हम पलटेंगे, एक बटे में करेंगे, तो T2, T4, T6 ऊपर चला जाएगा, T1, T3, T5 नीचे चला जाएगा। देखिए क्या ये बात क्लियर है? देख लीजिए, ट्रेन वैल्यू लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब गुणा, ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर्स। ड्राइविंग का मतलब जो चला रहे हैं, तो कौन कौन चला रहा है, गियर नंबर 1 चला रहा है, गियर नंबर 3 चला रहा है, गियर नंबर 5 चला रहा है। चल कौन कौन रहा है, गियर नंबर 2, गियर नंबर 4 और गियर नंबर 6। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कंपाउंड गियर ट्रेन और सिंपल गियर ट्रेन में। हमने रूल एक ही लगाया है। ट्रेन वैल्यू की डिफिनीशन क्या है, ट्रेन वैल्यू को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एन लास्ट बटे में एन फर्स्ट। और स्पीड रेशियो क्या हो जाता है, स्पीड रेशियो होता है 1 ट्रेन वैल्यू। हमने यही लगाया दोनों में, सिंपल में और कंपाउंड गियर ट्रेन में, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला आया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द मैकेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ अ ड्राइवर गियर, आइडलर गियर एंड इंटरमीडिएट गियर एंड अ ड्रिवन गियर इज नोन एज, क्या कहलाता है भैया बताइए? जिसमें ड्राइवर गियर होते हैं, आइडलर होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं और ड्रिवन गियर होते हैं, तो क्या कहलाएगा वो, सिंपल गियर ट्रेन। क्योंकि कंपाउंड में तो हमें कोई आइडलर मिला ही नहीं, सबके नंबर ऑफ टीथ आ रहे थे। आपको याद है आइडलर गियर हमने किसको बोला था, जिसके नंबर ऑफ टीथ ट्रेन वैल्यू में नहीं आ रहे थे। तो जब हमने ट्रेन वैल्यू सिंपल गियर ट्रेन के लिए निकाली थी, जब हमने सिंपल गियर ट्रेन के लिए ट्रेन वैल्यू निकाली थी, तो ट्रेन वैल्यू कितनी आई थी, ट्रेन वैल्यू कितनी आई थी, एन लास्ट डिवाइडेड बाई एन फर्स्ट। इसको हमने क्या लिखा था वहां पर, T1 डिवाइडेड बाई T5, जब आपको याद आ रहा हो सिंपल गियर ट्रेन। क्या इसमें बीच के नंबर ऑफ टीथ आए थे? नहीं, तो जो बीच वाले गियर थे वो आइडलर गियर बन गए। लेकिन कंपाउंड में क्या आया, कंपाउंड में अभी हमने पढ़ा T1, T3, T5,
T2 T2 T4 T2 T4 T6। तो क्या इसमें सभी के सभी नंबर ऑफ गियर आ गए? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 4 5 6 सभी आ गए, तो कोई भी आइडलर गियर नहीं होगा। मतलब आइडलर गियर हमें किसमें मिलेगा? इन द केस ऑफ सिंपल गियर ट्रेन। क्लियर पॉइंट? चलिए रिवर्टेड गियर ट्रेन, तो मैंने आपको समझाया था रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है। इफ द एक्सेस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट व्हील ऑफ अ कंपाउंड गियर कोइंसाइड, मतलब जो पहली एक्सिस है और जो सबसे लास्ट वाली एक्सिस है, अगर वो कोलिनियर हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक ही एक्सिस के अलोंग दोनों गियर की एक्सिस हो जाए, जो पहला वाला गियर है और जो सबसे लास्ट वाला गियर है, अगर दोनों गियर की एक्सिस एक ही लाइन के अलोंग हो जाए, कोलिनियर हो जाए या कोइंसाइड कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, सच अरेंजमेंट्स इज यूज्ड इन क्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भर भर के ये लाइन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहां यूज किया जाता है? सिंपल रिवर्टेड गियर ट्रेन का क्लॉक्स में, एंड इन सिंपल लेथ वेयर बैक गियर इज यूज्ड टू गिव स्लो स्पीड टू द चक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है? रिवर्टेड गियर ट्रेन होता है जहां पे फर्स्ट और लास्ट व्हील गियर के क्या हो? कंपाउंड गियर के कोइंसाइड करें, मतलब दोनों की एक्सिस एक ही लाइन के अलोंग हो, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। किसमें? कंपाउंड गियर ट्रेन में। चलिए देखते हैं, तो ये है हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन। ये है हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन। देखिए ये है गियर नंबर 1, अब ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और इसके ऊपर लगा है गियर नंबर 2, वो ऐसे रोटेट कर रहा है। तो देखिए जो पहले वाले गियर की एक्सिस है और जो लास्ट वाले गियर की एक्सिस है, तो क्या वो कोइंसाइड कर रही है? कोलिनियर है, एक ही लाइन के अलोंग है? बिल्कुल है, इसलिए क्या बना रहा है? रिवर्टेड गियर ट्रेन। देखिए ये हो गई हमारी शाफ्ट, ये हो गई हमारी शाफ्ट। अब क्या है? ये गियर नंबर 1 जो रोटेट कर रहा है, जो गियर नंबर 1 रोटेट कर रहा है, इस तरीके से, तो जो गियर नंबर 1 रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ऊपर लगा है गियर नंबर 2, वो भी रोटेट कर रहा है, तो दोनों की एक्सिस ऐसे जा रही है। तो गियर नंबर 2 और 3 एक ही शाफ्ट पे लगे हैं। गियर नंबर 2 और 3 एक ही शाफ्ट पे लगे हैं, और अगर एक ही शाफ्ट पे लगे हैं तो ये क्या बना देंगे? कंपाउंड गियर ट्रेन। तो 3 यहां पे रोटेट कर रहा है, जिस स्पीड पे 2 रोटेट कर रहा है उसी स्पीड पे 3 भी रोटेट कर रहा है, गियर नंबर 3। उसके बाद चौथा यहां पे जुड़ा है गियर नंबर 4, तो दोनों की एक्सिस सेम हो गई, कोइंसाइड कर गई, ये बना देंगे रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर हम ट्रेन वैल्यू निकालेंगे तो ये किस तरीके का है सिस्टम? कंपाउंड गियर ट्रेन है, सिंपल तो है नहीं, तो क्या आ जाएगी ट्रेन वैल्यू? 4 गियर है यहां पे, तो n लास्ट डिवाइडेड बाई n1। ठीक है, तो अब देखिए 1 चला रहा है, किसको चला रहा है? 2 को चला रहा है। तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टीथ प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर, मतलब चलाने वाले ऊपर रहेंगे, चलने वाले नीचे रहेंगे। तो कौन कौन चला रहा है? 1 चला रहा है तो 1 ऊपर रहेगा, 1 चला रहा है 2 को, 2 के घूमने की वजह से 3 भी घूम रहा है, उसके बाद 3 चला रहा है 4 को, देखिए 3 यहां पर 4 को चला रहा है, तो 3 चला रहा है, 3 भी ऊपर रहेगा, बटे में 2 जो बच गए नीचे रख दीजिए, T2 और T4, तो ये बन जाएगा N4 डिवाइडेड बाई N। ठीक है, ये हो गई ट्रेन वैल्यू कंपाउंड गियर ट्रेन के लिए। क्लियर? अब दूसरा देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो 2 मैशिंग गियर होते हैं, मैशिंग गियर के लिए क्या होता है? उनके मॉड्यूल आपस में बराबर होते हैं, मतलब 1 किसके साथ मैश कर रहा है? 1 मैश कर रहा है 2 के साथ, मतलब मॉड्यूल 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। मॉड्यूल 1 M1 बराबर M2 होगा, और यहां पर 3 मैशिंग में है किसके साथ? चौथे के साथ, मतलब हम यहां पे बोलेंगे कि M3 बराबर होगा किसके साथ? M4 के साथ। M3 किसके साथ बराबर होगा? M3 विल बी इक्वल टू M4। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होगी? अगर इनके बीच की डिस्टेंस कुछ होगी
तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखिए, अच्छा क्या ये रेडियस नहीं दिखाई दे रहा है? गियर नंबर 1 की रेडियस R1, क्या ये R1 नहीं है? अच्छा क्या ये R2 नहीं है? ये R2 है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि R1 प्लस R2 जितना भी मिलके देगा, क्या उतना ये R3 रेडियस और ये R4 मिलके नहीं देगा? बिल्कुल यार, अगर इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, बराबर हर बार आनी चाहिए। तो यहां से हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई R2, क्योंकि ये गियर है तो गियर की रेडियस, और ये हो गई गियर नंबर 1 की रेडियस, और यहां पे ये गियर नंबर 3 की रेडियस और ये गियर नंबर 4 की रेडियस। बोलिए, तो यहां से हमने लिखा R1 प्लस R2 बराबर R3 प्लस R4। अब इस बात को समझिए, मैंने आपको बताया कि रेडियस को मॉड्यूल के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू MT/2। जो हमने 36वां लेक्चर पढ़ा है, वहां पे मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि रेडियस इज इक्वल टू MT/2 होता है। मतलब R1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? R1 की जगह लिख सकते हैं M1 T1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं? M2 T2 डिवाइडेड बाई 2। R3 की जगह क्या हो जाएगा? M3 T3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस R4 की जगह क्या हो जाएगा? M4 T4 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे वही चीज लिखी हुई है। देखिए यहां पे जो M डैश है वो M डैश क्या है? M3 और M4 के आपस में बराबर नहीं होंगे क्या? M3 और M4 आपस में बराबर नहीं होंगे, तो यहां पे हमने इसको M3 और M4 को M डैश बोल दिया है, ठीक है। और M1 और M2 को हमने क्या बोल दिया है? M1 और M2 को हमने M बोल दिया है, क्योंकि यहां पे तो M1 M2 की जगह M बोल दिया, क्योंकि दोनों बराबर है। जो M1 और M2 हैं आपस में बराबर होंगे, उसको हमने M बोल दिया है। और M3 और M4 आपस में बराबर होंगे, उसको हमने M डैश बोल दिया है। तो यहां पे हमने वैल्यू रख ली। 2 से 2 कैंसिल आउट करिए तो ये हमारा निकल के आ गया रिलेशन, ठीक है। ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया M T1 प्लस T2 बराबर M डैश T3 प्लस T4, वेयर T इज द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ईच गियर। मतलब T1 होगा नंबर ऑफ टीथ ऑन द फर्स्ट गियर, T2 इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द सेकंड गियर, T3 इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द थर्ड गियर एंड T4 इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द फोर्थ गियर। अच्छा यहीं पे एक स्पेशल केस ले सकते हैं हम। स्पेशल केस क्या है? अगर सभी मॉड्यूल्स को बराबर रख दें, मतलब कह रहा है अगर सभी मॉड्यूल्स बराबर होने का मतलब ये हुआ कि M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M4, सभी मॉड्यूल्स आपस में अगर बराबर हो गए, इफ, तो अगर सभी मॉड्यूल्स बराबर हो गए मतलब M बराबर M डैश हो जाए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या निकल के आएगा? यहां पे बचेगा T1 प्लस T2 और यहां पर बचेगा T3 प्लस T4। सो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ रिवर्टेड गियर ट्रेन, कि अगर सभी मॉड्यूल्स आपस में बराबर है तो एक तरफ के जो गियर हैं उनके नंबर ऑफ टीथ का सम दूसरी तरफ के जो गियर हैं उनके नंबर ऑफ टीथ के सम के बराबर हो जाएगा। बात समझ पा रहे? एक तरफ के टीथ क्या हैं गियर के? 1 और 2 हैं, तो इनके नंबर ऑफ टीथ का योग दूसरी तरफ के जो गियर हैं उनके नंबर ऑफ टीथ के योग के बराबर होगा, अगर सभी मॉड्यूल्स बराबर है। अगर नहीं है तो हम ये रिलेशन निकाल ही लेंगे रेडियस को जोड़कर। अच्छा देखिए, एक जनरल रिलेशन निकालते हैं। ये गियर है, ठीक है। इसको देखिए, इस तरीके के गियर को हम बोलते हैं प्लेनेटरी गियर सिस्टम। इस तरीके के गियर सिस्टम को हम बोलते हैं प्लेनेटरी गियर सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहां पे गियर कैसे रोटेट कर रहा है? एक प्लेनेट की तरीके से। यहां पर गियर कैसे रोटेट कर रहा है? एक प्लेनेट की तरीके से। क्योंकि देखिए बीच में एक सन की तरीके से बिहेव कर रहा है और दिस इज बिहेविंग लाइक एन प्लेनेट, क्योंकि ये गियर इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे। तो ये प्लेनेटरी गियर सिस्टम फॉर्म कर रहा है। चलिए वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये रिलेशन कैसे आया इसको देखते हैं। अच्छा, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि दिस इज व्हाट? यहां से लेकर
यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या R1 बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ गियर नंबर 1। सही है कि गलत? सही है। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। ये क्या होगा, ये तो R3 होगा ना, दिस इज R3 नॉट R1। क्या होगा, ये R3 होगा, R1 तो ये होगा ना, ये जो गियर नंबर 1 है उसकी रेडियस तो ये होगी R1। अच्छा ये क्या है, क्या ये डायमीटर ऑफ 2 है, दूसरे गियर का क्या ये डायमीटर है? ठीक है, और ये क्या है, पहले वाले गियर की रेडियस। तो आपको क्या यहां से दिखाई दे रहा है कि R3 को मैं क्या लिख सकता हूं, R3 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं पहले गियर की रेडियस प्लस दूसरे गियर की डायमीटर को जोड़ दूं, अगर मैं पहले गियर की रेडियस और दूसरे गियर की डायमीटर को जोड़ दूं तो क्या मुझे R3 नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा R3, तीसरे गियर की रेडियस। ठीक, तो यहां पे मैंने D2 जोड़ दिया। देखिए यहां पर R3 बराबर R1 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, D2 को मैं 2 टाइम्स ऑफ R2 लिख सकता हूं, रेडियस का 2 गुना। रेडियस को मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, इसको मैं लिखूंगा क्या। अच्छा देखिए, क्या यहां पर हर एक गियर एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है? क्या 1 2 के साथ मैच कर रहा है? बिल्कुल। और क्या 2 3 के साथ मैच कर रहा है? बिल्कुल। मतलब ये क्या बना रहे हैं, ये एक सिंपल गियर ट्रेन नहीं बना रहे हैं। क्या 1 2 के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या M1 बराबर M2 होगा? बिल्कुल। क्या 2 और 3 इंटरनल गियर सिस्टम बना रहे हैं और मैशिंग में है? बिल्कुल। तो मतलब M2 बराबर M3 होगा। तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि M1 बराबर M2 बराबर M3 सभी के मॉड्यूल्स आपस में बराबर होंगे? तो सभी के मॉड्यूल्स बराबर कर देते हैं, तो सबको M मान लेते हैं। अगर सबके मॉड्यूल्स आपस में बराबर हैं तो सबको हम क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं। तो यहां पे M और यहां पे हो जाएगा T3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस R1 की जगह क्या हो जाएगा, MT1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 की जगह क्या हो जाएगा, MT ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? अच्छा सब में M कॉमन है, कॉमन लेके काट दीजिए, और यहां पे 2 नहीं कटेगा। तो यहां से M कैंसिल आउट और यहां पे 2 2 2 डिवाइड में कॉमन लेके काट दीजिए, तो क्या बचेगा यहां से, देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, यहां बचेगा T3 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा T1 सिर्फ प्लस, और यहां पे क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ T2। क्या यही रिलेशन निकल के आ गया, T3 इज इक्वल टू T1 प्लस 2। दिस इज अ जनरल फॉर्म टू रिप्रेजेंट द गियर सिस्टम। अगर आपको कई सारे गियर सिस्टम, कई सारे गियर दिए हों तो उनके नंबर ऑफ टीथ में कैसे रिलेशन निकालेंगे, ये एक जनरल सा एग्जांपल था। तो आप समझ गए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको रेडियस के फॉर्म में सबसे पहले उनको ब्रेक करना है। मतलब एक की रेडियस दूसरे की रेडियस के साथ कैसे रिलेशन में है, तो हमने वो रिलेशन निकाल लिया यहां से। ये देखिए हमको यहां से दिख रहा था कि R3 हमें कब मिल पाएगा, जब हम पहले वाले गियर की रेडियस और दूसरे वाले गियर की डायमीटर को जोड़ दें। तो हमने यहां बेसिकली क्या निकाला, रेडियस में रिलेशन निकाला, उसके बाद रेडियस को मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में ब्रेक कर दिया, तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया। तो ये बाद में हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, कैसे इसको लिखते हैं, ये तरीका था सीखने का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने सेम टाइप के क्वेश्चन को बार बार रखा हुआ है। ठीक है, देखिए इन अ क्लॉक मैकेनिज्म द गियर ट्रेन यूज, क्लॉक में किसको यूज करते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन। मैंने बताया था वहां पे नोट पॉइंट आपको लिखाया था। सच रिवर्टेड गियर ट्रेन, सच अरेंजमेंट्स यूज्ड इन क्लॉक। ठीक है, तो किसमें यूज किया जाता है, रिवर्टेड गियर ट्रेन में, क्लॉक्स का। क्लॉक इज एन एप्लीकेशन, किसमें यूज करते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन में। रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ फर्स्ट और लास्ट गियर होती है क्या होती है, कोएक्सियल होती है, पढ़ा था हमने। ठीक है, द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉयड इन क्लॉक, क्लॉक में किसको यूज करते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन। भर भर के पूछा गया है बार बार। विच टाइप ऑफ गियर ट्रेन इज यूज्ड इन वॉचेज इन लेथ मशीन्स, किसको यूज करते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन को। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, ये चीज बार बार पूछी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स। क्लियर? चलिए अब हमें स्टार्ट करना है एपीसाइक्लिक गियर। क्लियर? एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो ये हम अपना जो एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, उसके बाद फिर थोड़ा सा डिफरेंशियल बचा हुआ है, वो हम अपना कवर करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक, ओके, थैंक यू।